हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध सभाएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमेशा सवाल इन्हीं में से पूछा जाता है आपसे। यहाँ पे आपको टेबल बनाई गई है, उसमें से आपसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए सेशन को चालू करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, फिर इसको शेयर करना है। तो आइए सेशन को चालू करते हैं और फिर चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल भी चीजों को रटना नहीं है, हर पॉइंट को अपन समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला सवाल, बौद्ध सभाएं क्यों आयोजित की गई, बौद्ध सभाओं की संख्या। ठीक है, यहीं से अपन चर्चा को चालू करेंगे। आइए, सबसे पहला सवाल आता है, बौद्ध सभाओं की संख्या थी। टोटल बौद्ध सभाएं कितनी हुई? 4 बौद्ध सभाएं हुई। ठीक है, बौद्ध संगति, इन्हीं को क्या कहा जाता है? इन्हीं को कहा जाता है बौद्ध संगति। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए? बौद्ध संगति, और इन्हीं को क्या कहा गया? बौद्ध सभाएं। बौद्ध संगति की संख्या 4। आइए चर्चा करते हैं क्यों हुई और कैसे हुई। भगवान बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? मैंने आपको बताया था 483 ईसा पूर्व में। आपको जगह भी बताई थी, देवरिया यूपी। और देवरिया में भी कहाँ? कुशीनगर यूपी में। और इसके सब कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। यहां तक के पॉइंट क्लियर होगा जल्दी। जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व में, तो भगवान बुद्ध क्या दिया करते थे? उपदेश दिया करते थे। ठीक है, तो भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद चर्चा हुई कि जो इनके उपदेश हैं उनका वाचन, मतलब उनके पाठों का जो अपन प्रचार प्रसार किस प्रकार करेंगे। ठीक है, क्योंकि पहले तो सारा चार्ज किसके पास था? भगवान बुद्ध के पास था। वह अपनी चर्चाओं का प्रचार प्रसार करते रहते थे। इसमें उन्होंने बौद्ध संघ खोल दिया और फिर वह अलग अलग जगह जाके अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार करते थे। लेकिन उनकी मृत्यु को क्या बोला गया? सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको उस दिन बताया था, महापरिनिर्वाण के नाम से उनकी मृत्यु के दिन को पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो ऐसे नहीं बोलते हैं, बोलते ऐसे हैं, बुद्ध की मृत्यु नहीं बोलते हैं, महापरिनिर्वाण। तो महापरिनिर्वाण से आप क्या समझेंगे? बुद्ध की मृत्यु। महापरिनिर्वाण के बाद यह चर्चा होने लगी जो भगवान बुद्ध के उपदेश है उनका प्रचार प्रसार, उनके पाठ अर्थात उनके वाचन का प्रचार प्रसार किस प्रकार किया जाएगा, उनके लिए एक समितियां बनाई गई, एक सभाएं आयोजित की गई, जिसमें सारे धर्म गुरुओं को बुलाया गया और एक जगह एकत्रित होकर सब अपना बातों का प्रचार प्रसार कि बौद्ध धर्म को किस प्रकार आगे बढ़ाया जाए, उसका प्रचार प्रसार किया जाए, अधिक से अधिक लोगों को इसमें जोड़ा जाए और इनकी शिक्षाओं से प्रभावित किया जाए। उनके लिए क्या किया गया? बौद्ध सभाओं का आयोजन किया गया। ठीक है, और ये सब बौद्ध सभाओं का आयोजन कब किया गया था? महापरिनिर्वाण के बाद। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, कब किया गया था? महापरिनिर्वाण के बाद। यहीं से चर्चा को चालू करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला सवाल, बौद्ध सभाओं की संख्या 4 थी, बौद्ध संगति की संख्या 4 थी। इन्हीं को क्या कहा गया? इन्हीं को धम्म संगति भी कहा गया। इन्हीं को क्या कहा गया? धम्म संगति भी कहा गया। और धम्म का अर्थ क्या होता है? धर्म। बहुत बार एसएससी ने सवाल पूछा है, धम्म संगति से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित है धम्म संगति, और इसमें धम्म का क्या अर्थ होता है? धम्म का अर्थ किससे है? धर्म से इसका अर्थ है। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर होगा? जल्दी बताइए। आई होप आपको पूरा सेशन यहाँ तक का समझ में आ चुका होगा। बौद्ध सभाओं की संख्या डायरेक्ट आपसे पूछता है कितनी हुई थी? 4 बौद्ध सभाएं हुई थी। यहाँ से अपन इसको चर्चा को चालू करेंगे। ठीक है, आइए। महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध सभा आयोजित कब की गई थी? पहली बौद्ध सभा महापरिनिर्वाण के जस्ट बाद आयोजित की गई थी। अर्थात कब की गई थी? 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध सभा, बौद्ध संगति या बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। यहीं से अपन आज चर्चा को चालू करते हैं। और प्रथम बौद्ध सभा में क्या बताया गया था? प्रथम बौद्ध सभा का लक्ष्य क्या था? जो बौद्ध संघ में जो भिक्षु रहते थे या बौद्ध संघ के बाहर जो उपासक रहते थे, कल मैंने आपको भिक्षुक और उपासक का अंतर भी बताया था, पढ़ना आप उसको जाके। जो भिक्षुक और उपासक रहते थे उनके लिए क्या बताया गया? उनके आचरण के लिए कुछ नियम बताए गए प्रथम बौद्ध सभा में कि आपको ये आचरण करना है, आपको इतने डिसिप्लिन में रहना है, डिसिप्लिन बताया गया था। सबसे पहले अपन क्या रखेंगे? पहली बौद्ध सभा का लक्ष्य क्या था? कि हमारे बहुत भिक्षुक है, जो उपासक है, उनको क्या बताया जाए? डिसिप्लिन बताया जाए। क्या बताया जाए? डिसिप्लिन बताया जाए। देखो यहाँ पे है 4 नंबर, तो बौद्ध सभाओं की संख्या 4। यहाँ पे आपको बताया जाएगा स्थल। यहाँ पे क्या बताया जाएगा आपको? स्थल की कौन सी जगह? तो पहली बौद्ध सभा राजगृह में। डायरेक्ट सवाल पूछता है पहली बौद्ध संगति निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? तो आपको याद होना चाहिए राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी कुंडलवन। और कुंडलवन में अपन क्या याद रखेंगे? यह कहाँ स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। और जम्मू एंड कश्मीर हमेशा एक हॉट टॉपिक रहा है, यहाँ से सवाल बनता है। चतुर्थ बौद्ध संगति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको पहले बता दूं, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा डिटेल, लेकिन आप उसको याद रखें। तो पहला का स्थल राजगृह है, दूसरी का वैशाली, तीसरी का पाटलिपुत्र, चौथी का कुंडलवन। फिर सबसे पहले अपन को याद होना चाहिए इनकी जगह। पहली बात होनी चाहिए इनकी जगह। अब आइए, दूसरा आता है अध्यक्षता। जब अपन कोई सभा करते हैं तो उसके लिए अपन किसको, अपन एक को हेड नियुक्त करते हैं कि वह हमारा हेड होगा। उसी के
दिशा निर्देश पर अपन कार्य करेंगे, वह हमारी समिति का फैसला लेगा। उनके लिए क्या अपन बताते हैं, एक अध्यक्ष को बनाते हैं। तो इन सभी सभाओं का क्या बनाएंगे, अध्यक्ष बनाएंगे। आइए अब बात करेंगे यहाँ से। प्रथम बौद्ध सभा के अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। कौन थे, महाकश्यप। एक बार सीजीएल में सवाल पूछा गया था, महाकश्यप कौन थे। महाकश्यप स्वयं कौन थे, महाकश्यप स्वयं एक भिक्षु थे। क्या थे, भिक्षु थे। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए। आइए तो पहली बौद्ध सभा स्थल राजगृह, जगह राजगृह की, अध्यक्षता की थी महाकश्यप। और यह आएगा शासनकाल। शासनकाल मतलब उस समय किस राजवंश का शासन था, तो राजवंश का शासन किसका था, अजातशत्रु वंश का राजा था। तो पहला अपन ऐसे याद रखेंगे, पहला जगह राजगृह, अध्यक्षता महाकश्यप, और शासनकाल किसका था, अजातशत्रु का। ठीक है। आइए दूसरा वैशाली, जगह वेरी इंपॉर्टेंट है, जगह का ध्यान रखना। साबाकामी और कालाशोक, एक बार पूछा गया सवाल है। कालाशोक किस राजवंश से संबंधित था, कालाशोक शिशुनाग वंश से संबंधित है। अपन क्या याद रखेंगे, किससे संबंधित है, शिशुनाग वंश से संबंधित है, शिशुनाग वंश से संबंधित है। बस अब आता है तीसरा, पाटलिपुत्र, मोगलीपुत्र तीस्ता, ये उन्होंने अध्यक्षता की थी। और सम्राट अशोक, सम्राट अशोक का संबंध कौन से राज्य वंश से है, मौर्य वंश से सम्राट अशोक का संबंध है। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए, जल्दी बताइए, यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए। आइए अब बात करेंगे नंबर 4 की। नंबर 4 में कब हुई थी, कुंडल वन में। अब देखो ये तो कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई, 483। ये जस्ट हुई थी इसके 300 वर्ष बाद। एक बार ऐसा पूछा गया सवाल था कि महापरिनिर्वाण के लगभग शताब्दी वर्ष बाद, महापरिनिर्वाण के शताब्दी वर्ष बाद कौन सी बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। तो वहां पे कुछ नहीं पूछा गया था, वहां पे ऐसा पूछा गया था भगवान बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद कौन सी बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। तो अपन को याद हो जाएगी, पहली सभा को हुई थी 483 में। इसमें से अपन -100 करेंगे तो कौन सा आएगा, 383। वो बात ऐसी गणित का सवाल पूछा गया था। यहाँ क्या है, महापरिनिर्वाण, इसके लगभग शताब्दी वर्ष बाद क्या हुई थी, सेकंड बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। कहाँ आयोजित की गई थी, वैशाली में। अध्यक्षता की थी साबाकामी में। और कालाशोक के शासनकाल में। कालाशोक किससे संबंधित है, शिशुनाग वंश से संबंधित है। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए, जल्दी बताइए, यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए। आइए अब बढ़ते हैं आगे और चीजों को समझने का यहीं से प्रयास करेंगे। लास्ट आपका आता है कुंडल वन। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए। कुंडल वन जम्मू एंड कश्मीर में सबसे इंपॉर्टेंट है जगह, सबसे इंपॉर्टेंट है जगह। फिर आता है वसुमित्र और अश्वघोष ने इसकी अध्यक्षता की थी। वसुमित्र और अश्वघोष ने इसकी अध्यक्षता की थी, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको पूरी टेबल याद रखनी है। और कनिष्क, कनिष्क कौन थे, कुषाण राजा थे, कुषाण वंश से संबंधित थे। यहां तक के पॉइंट क्लियर हो गए, जल्दी बताइए आपका पॉइंट। देखो अब आते हैं चौथी बौद्ध संगति इंपॉर्टेंट क्यों है। चौथी बौद्ध संगति इंपॉर्टेंट क्यों है, यहीं से मैं आपको पॉइंट बताऊंगा, आपको पढ़ना है और चीजों को समझने का प्रयास करना है। तो देखो अपने अभी तक कहां तक बात हो गई, ये मैंने आपको बता दिया 483 में, ये इसके 100 वर्ष बाद 383 में, यह हुई थी 251 ईसा पूर्व में, और यह हुई थी प्रथम शताब्दी में। ये सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए। अब बढ़ते हैं आगे। आइए चतुर्थ बौद्ध संगति क्यों इंपॉर्टेंट है। चतुर्थ बौद्ध संगति इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद है ना, बौद्ध धर्म है ना 2 भागों में बट गया। बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। एक तो हो गया महायान और एक हो गया हीनायान। अब आते हैं महायान या हीनायान क्या था। महायान क्या था, बौद्ध, ये एक होता धर्म स्कूल, अपन कैसे याद रखेंगे इसको, एक स्कूल थी क्या, धार्मिक स्कूल के नाम से। और हीनायान क्या था, एक शिक्षा। शिक्षा कौन सी थी, शिक्षा वह थी जो भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक जिस माध्यम से अपनी शिक्षा दिया करते थे, वह क्या कहलाया, हीनायान कहलाया। क्या कहलाया, हीनायान कहलाया। और महायान क्या है, महायान है एक धर्म स्कूल जो इन्होंने अपनी शिक्षाओं को परिवर्तन करा, इन्होंने अपनी शिक्षाओं का परिवर्तन करा। देखो भगवान बुद्ध कौन सी भाषा में, अपनी भाषा स्थानीय भाषा में अपनी उपदेश है शिक्षा दिया करते थे, स्थानीय भाषा में उपदेश है शिक्षा दिया करते थे, प्राकृत या पाली भाषा में। ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा, महायान वालों ने ऐसे कहा कि ऐसा नहीं, स्थानीय भाषा, क्योंकि ये तो इसलिए देते थे भगवान बुद्ध तो कि आप अच्छी तरह समझ जाओ। जैसे आप जाओगे हमारे राजस्थान में, मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान में बात करते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग भाषा है। अपन पूरी राजस्थान में जाते हैं, वहां अलग है, पश्चिमी में अलग है, दक्षिण में अलग है, उत्तर में अलग है। तो अपनी भाषा में लोग अच्छी तरह भाषा समझ जाते हैं और अपन भी समझ जाते हैं ये सीकर से आया है, इधर से आया है। ठीक है, तो ये बात हो जाती है। तो इन्होंने क्या था, इनकी आसानी होती थी, जैसे मैं आपको कोई भाषा में कहूँ और मैं चला जाऊँ साउथ में और मैं वहां बोलूँ हिंदी, वहां पे किसी को समझ में नहीं आया, लेकिन अगर किसी को तेलुगु आती है तो अच्छी तरह से समझ जाता है। ठीक उसी प्रकार भगवान बुद्ध ने यही टेक्निक लगाई और इसी तरह अपनी शिक्षाओं को प्रसार करा। लेकिन महायान वालों ने क्या कहा है, यह शिक्षा सब लोगों को समझ में आनी चाहिए। उन्होंने अपनी शिक्षा काय में दी, संस्कृत में दी, काय में दी, संस्कृत में दी। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए। अब बात करेंगे हीनायान और महायान की। हीनायान प्राकृत या पाली भाषा में, इन्होंने संस्कृत भाषा में। आइए, ये भगवान बुद्ध को क्या मानते थे, हीनायान वाले महापुरुष मानते थे। क्या मानते थे, महापुरुष। और महायान वाले क्या मानते थे, देवता मानते थे।